नमस्कार। डीडी न्यूज पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो, इसके लिए हमेशा करता हूं कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की विशाल प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने 17,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास है जरूरी। पीएम मोदी ने ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सेला टनल राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने 55,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने सीमा और इसके गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को किया संबोधित। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें जीतने का जताया भरोसा। और खेल की खबरों में धर्मशाला टेस्ट में भी भारत की बड़ी जीत। इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज पर 4-1 से जमाया कब्जा। सीरीज में 712 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक और सौगात दी। पीएम ने सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने 4,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए ये परियोजनाएं बेहद अहम हैं। पीएम ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण सहित कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच नई रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। इन रेल परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, माल ढुलाई आसान होगी और सामाजिक आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल विशेषकर उत्तरी बंगाल के विकास पर खास ध्यान दिया है। पीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के इन प्रयासों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। आजादी के बाद लंबे समय तक पूर्वी भारत के विकास को, यहां के हितों को नजरअंदाज किया गया, जबकि हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है। इसलिए इस क्षेत्र में
कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। 2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और पीएम ने सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं। प्रधानमंत्री ने माई फैमिली का भी जिक्र किया। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है, एनडीए का गठबंधन है। मुझे किसी के लिए भी कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ना है, कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़नी है। मुझे तो संतोष तभी होता है जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहूलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल तथा आवास के साथ ही क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने वाली कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर से जुड़ी विकास परियोजनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लखपति दीदी और अमृत सरोवर पर एक कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगलों को पराजित करने वाले असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस परियोजना में लाचित और ताई अहोम संग्रहालय और 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाले सभागार का निर्माण भी शामिल है। ये परियोजना लाचित बोरफुकन की वीरता का उत्सव मनाने और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पहले काफिले को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया
कि सीमा पर आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सीमा को और इसके गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं? अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। सेला टनल पहले तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। और पीएम ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम ने बिल्डिंग विकसित अरुणाचल कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अरुणाचल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश आना हमेशा विशेष होता है। लुभावने परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी प्रेरणा देने में कभी असफल नहीं होती। ईटानगर में स्वागत बहुत यादगार था। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतने का आश्वासन जताया। पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य की जनता का आभार जताया कि हम जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी, 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। और अमित शाह ने कांग्रेस और लालू परिवार पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए।
सुरेश पचौरी ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुरेश पचौरी को सदस्यता दिलाई। सुरेश पचौरी सहित विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पालिया, आलोक चांदसोरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले, ये सब भी भाजपा में शामिल हो गए। और इस दौरान सुरेश पचौरी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए हम सबको साथ आना होगा। मुझे अपने जीवन में कभी पद और पद की लालसा नहीं रही। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के द्वार पर हमें आगे बढ़ाना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस नेतृत्व देश की सेवा में काम करने वाले ऐसे अच्छे लोगों की अनदेखी कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे माहौल में काम क्यों करना चाहेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले, साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। और भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोला कि जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम, वहां वहां तोड़ा कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने दम। जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम, वहां तोड़ा कांग्रेस और इंडी अलायंस ने दम। इसीलिए ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की एक तरह से अंतिम यात्रा बन चुकी है। राहुल गांधी गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं, उनके नेता चौपाटी से छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि जैसे राहुल गांधी आगे आगे बढ़ते गए, यूपी में एक साथी ने छोड़ा, फिर ममता दीदी ने बंगाल में धमकी दे दी छोड़ने की, फिर हमने देखा बिहार में संयोजक छोड़ गए, महाराष्ट्र में बड़े नेता छोड़ गए, केरला में उनको बोल रहे हमें छोड़ दो, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में गले मिलती है वो छोड़ गई। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार का अविश्वास है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसका आज एक और परिचायक मिलता है जब सुरेश पचौरी भी उनको छोड़ देते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी में किसी को भी ना विश्वास दिखाई देता है, ना अपना भविष्य नजर आता है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं, लेकिन उनकी हार निश्चित है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। ये तो समय बताएगा। 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूं हम 400 पार करेंगे। खबर कर्नाटक से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि JDS के साथ मिलकर भाजपा इस बार कर्नाटक में नए रिकॉर्ड कायम करेगी। इस बीच बिहार विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आरजेडी ने विधान परिषद की एक सीट गठबंधन की सहयोगी CPI-ML को भी दी है। आरजेडी ने बिहार विधान परिषद के लिए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया, जिससे बिहार में इंडी गठबंधन के बीच असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस को सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस हाईकमान ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना में अपना प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दिया और दिल्ली की ओर वो कूच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का जो काम किया है उसे पटरी पर लाने का काम भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से देश में 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है और इस बार फिर पीएम मोदी की सरकार आई तो वादा है कि भारत में एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत के इतिहास को समृद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा उपहार उसकी नव प्रवर्तन करने की क्षमता है। उन्होंने भारत के साथ काम करने को लेकर अपनी उत्सुकता भी जाहिर की। बिल गेट्स के मुताबिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत बड़ा बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने डीपीआई क्षेत्र में भी भारत की नवोन्मेषी भावना की प्रशंसा की। उन्होंने आधार, यूपीआई जैसे पहलुओं की भी तारीफ की। बिल गेट्स ने कृषि क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों की हर साल कीटों के कारण बर्बाद होने वाली फसलों की मात्रा में 90% की गिरावट आई है। बिल गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की नव प्रवर्तन क्षमता तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत जलवायु संबंधी खोजों का आविष्कार, निर्माण और तैनाती करने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। सरकार गर्म जलवायु में भी फसलों और पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है और मैं आशावादी हूं कि यह एक अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा। हिमालय में 13,000 फीट की सबसे ऊंची सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। सेला सुरंग, जो तिब्बती चीन सीमा के बहुत करीब है, हर मौसम के लिए उपयुक्त सुरंग है। पीएम मोदी ने आज ईटानगर से झंडी दिखाकर सेला सुरंग का डिजिटल उद्घाटन किया तो पीएम से हरी झंडी मिलते ही स्कूली बच्चों की एक बस ने सुरंग को पार किया। देखिए इसी बस से डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। और जिसका इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची है। प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर टनल का उद्घाटन कर दिया है और मेरे साथ हैं बस में यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे और उनके टीचर्स, और हम जा रहे हैं वेस्ट कामेंग से तवांग की तरफ। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये इनके लिए कितनी बड़ी खुशी है और क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टीचर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावा छोटन है। ये बताइए कि ये टनल खुलने से आपको खुशी किस बात की है? हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि इस टनल से ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प मेनी पीपल इन लार्ज। ऑल्सो टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ से तवांग आप जल्दी जा पाएंगे? जी सर। कितना टाइम बच सकता है? पहले टाइम लगता था, अभी बहुत कम लगेगा टाइम। अच्छा, पहले बहुत टाइम लगता था, अब टाइम बचेगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी भी काफी होती है और जब बर्फ पड़ती है तो पूरा रास्ता यहाँ पर रुक जाता है। हम कुछ लड़कों से भी बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? तंदिन वेदर। अच्छा, ये बताइए कि विंटर्स में कितनी मुश्किल होती थी यहाँ पर? विंटर्स में बहुत मुश्किल हो जाता था, सड़क पूरा जमा हो जाता, एवलांच भी आता था। अब ये टनल का वजह से हम आराम से जा पाएगा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हम जंग में रहते हैं। जंग में? और तवांग में रिलेटिव्स हैं आपके? हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा, अब तो आप रोज जा सकते हैं? आराम से जा पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो टूरिज्म डेवलप होगा
उससे आप लोगों का जो एरिया में डेवलपमेंट होगा उससे कितना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप तो टूरिस्ट पूरे साल इधर आ सकते हैं। आ सकते हैं। तो आपने सुना कि ये बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि टनल खुल गई है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी 2019 में फरवरी में, और अब ये रियलिटी बन गई है। और ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं तिरंगे गुब्बारे हैं और अपनी खुशी का इजहार करेंगे ये तिरंगा दिखाकर। आप देख सकते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा। यह अरुणाचल का वो इलाका जो चीन से लगता हुआ है, जिसने 1962 में चीन के हमले को झेला था। और अब ये बच्चे हिंदी अच्छी बोलते हैं और इनकी रगों में बहती है देश प्रेम की भावना। कैमरामैन योगेश के साथ सिला टनल से मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज। अब खबर खेल के मैदान से। भारत ने धर्मशाला टेस्ट को पारी और 64 रन से जीत लिया। इस तरह टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने 5वें और आखिरी टेस्ट को महज तीसरे दिन ही अपने नाम कर लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।